हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के साथ। अभी तक हम मेजर चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग देख लिया है, और नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे पहले देखिए, तब आपको ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा था प्लानिंग, जिसके अंदर हम करते हैं थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम एंड व्हेन। यही हमने उसके अंदर पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने प्लान किया है उसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास कहाँ से आएंगे, वो उन सब का अरेंजमेंट करना इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजिंग। मैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं, आप देखो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है पीटर एफ डकर की। प्लान्स आर ओनली गुड इंटेंशंस अनलेस दे इमीडिएटली डीजनरेट इनटू हार्ड वर्क। अगर आपने जो भी प्लान किया है, अगर आप उनको उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर कर उन्हें आप फटाफट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो प्लानिंग का आपका कोई फायदा नहीं है। दे आर लाइक जस्ट गुड इंटेंशंस कि हाँ आप कुछ अच्छा करना चाहते थे, बट आपसे अल्टीमेटली हो नहीं पाया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप एग्जाम के अंदर जरूर कोट करके आए कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, अब जब बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की, हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज होते क्या हैं? देखिए, रिसोर्सेज की बात आती है तो इसके अंदर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। इन फिजिकल रिसोर्स जैसे मशीनरी का अरेंजमेंट करना, लैंड का अरेंजमेंट करना, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्स वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ का अरेंजमेंट करना। लेकिन देखिए, वैसे तो इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट आता है, लेकिन आज के टाइम पर ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के अरेंजमेंट को हम ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नहीं बनाते। उसके लिए हम एक सेपरेट फंक्शन पढ़ते हैं, स्टाफिंग, जो आपका इसके बाद वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे तो मेरा मतलब होगा फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, या उसके अलावा जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बड़े सिंपल में ऑर्गेनाइजिंग एक एग्जांपल दिया। अगर आप देखें, वंस द प्लानिंग प्रोसेस बिकम गेट्स ओवर, इट इज नेसेसरी टू अरेंज द रिसोर्सेज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। रिसोर्सेज इंक्लूड फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, human resource and other necessary. Workload is divided and individuals are appointed to assume the responsibilities. but इसमें human resource जो है उसके लिए हमारे पास एक separate function है, ठीक है। मैं बार बार दो definition के लिए अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक्स कवर अप करती हैं, NCERT बुक्स ने भी इसे कवर अप किया हुआ है, लेकिन आज के टाइम पर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक सेपरेट फंक्शन बन चुका है, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल एंड अदर नेसेसरी रिसोर्सेज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ध्यान से सुनिए। अब होता क्या, आपने रिसोर्सेज का सारा अरेंजमेंट कर लिया। सपोज हमने ये पेन बनाने का एक प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट किया। अब पेन बनाने का हमने प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट किया, तो इसके अंदर हमने देखा कि रॉ मटेरियल आएगा, वो बनेगा, उसके बाद पेन की मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, ऑर्डर्स आएंगे, डिलीवरी होगी, पेमेंट आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटा आइडिया लगाया कि मुझे एक परचेज डिपार्टमेंट चाहिए जो रॉ मटेरियल खरीदे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए जो पेन्स की प्रोडक्शन करे, फिर मुझे एक चाहिए आपका क्या बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो उसको सेल आउट करे, और एक चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो ये देखे कि सारी चीज़ें रूटीन मैनर के अंदर हो रही हैं या नहीं हो रही। तो रिसोर्सेज को अरेंज करना और अरेंज करके फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाना। जैसे मैंने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बनाए, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद हर डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट करना जो अपने डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम करेगा। ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह, ये पूरा का पूरा चक्रकाल कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर आगे देखें, and clearly defining the jobs and working relationship for the achievement of desired objective। जब मैंने ये वर्ड लिखा है ना, clearly defining the jobs and working relationship, जरा इसको समझो। आपने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आपने परचेज डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट किया और उसको बोल दिया कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लिंक में रहना है। क्यों परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लिंक में रहना है? भाई सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
पेन्स की प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल खरीदेगा कौन? उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो परचेज मैनेजर को मैंने बता दिया कि आपको प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना, और प्रोडक्शन मैनेजर को भी मैंने बता दिया आपको जब रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो उससे 15 दिन पहले आप परचेज डिपार्टमेंट को बता दोगे। तो क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब्स, किसका क्या वर्किंग एरिया है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, क्या ड्यूटी है, क्या अथॉरिटी है, सब कुछ बता देना। एंड वर्किंग रिलेशनशिप, किसको किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आगे इस चैप्टर के अंदर हम और अच्छी डिटेल के अंदर बातें करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वर्ड जो मेरे साथ सबसे इंपॉर्टेंट समझना है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिए, एक मैं वर्ड सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है, जिसके अंदर रहकर सारी की सारी रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। क्या बोला मैंने? एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है जिसके अंदर रहकर सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। अब मेरा इससे आपका क्या कहने का मतलब है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो सकता है आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हो, कुछ भी हो सकता है दोनों के अंदर। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो तो आपने क्या किया, जैसे सपोज आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपने एक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, जो जो डिपार्टमेंट चाहिए थे आपने बना दिए। तो ये आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से काम होगा। या सपोज आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हो, आप टेक्सटाइल के अंदर भी डील करते हो, आप सीमेंट में भी डील करते हो, आप पेंट्स भी बनाते हो, आप पेन भी बनाते हो, टेक्स्ट बुक के अंदर भी हो। तो आपने क्या किया, जैसे सैमसंग कंपनी का एग्जांपल है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर है, वो आपका फ़ोन्स भी बना रही है, एसी भी बना रही है, फ्रिज भी बना रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हर प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, टेक्सटाइल का अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, उसके बाद सीमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, बुक्स का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। फिर उसके बाद जैसे अब मैंने बनाया टेक्स्ट बुक का डिपार्टमेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने क्या किया, उसकी परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस उसका अलग बनाया। फिर एक मैंने अपना सीमेंट के डिपार्टमेंट में अलग बाद में और बाइफर्केशन कर दिए कि परचेज, प्रोडक्शन। मतलब आप एक जितना ही बड़ा होते जाओगे उतना बड़ा आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता चला जाएगा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि है क्या वो बेसिकली एक जो आप फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हो, फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन करते हो ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर रहकर सारी की सारी रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं उस वर्ड पे आपको लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। सारे के सारे मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क जिसके अंदर विद इन परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको एक वर्ड और समझना है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेटा होता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ये क्या हुआ सर? एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं 10 बंदों की टीम को बहुत अच्छे से लीड कर सकता हूं। तो अगर मैं 10 बंदों की टीम को बहुत अच्छे से लीड कर सकता हूं तो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 10 सबऑर्डिनेट्स का। मतलब अगर 11, 12, 13 होते हैं तो मुझे दिक्कत होती है, मैं लोगों पर ध्यान नहीं दे पाता या उनसे उतना अच्छा काम नहीं ले पाता। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि एक सुपीरियर, एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली अपनी गाइडेंस के अंदर काम करवा सकता है। जितना बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, मतलब सपोज मैनेजर ए है वो 5 सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है, मैनेजर बी है वो 10 सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है। तो मैनेजर बी का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम कहेंगे बड़ा है और मैनेजर ए जो है उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा है। अच्छा, मैं दूसरी चीज आपको बता रहा था, जितना बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा उतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर छोटा होगा। अब एग्जांपल के तौर पे ध्यान से समझो, होगा क्या, सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स काम करते हैं। अब 100 वर्कर्स अगर काम करते हैं और मुझे हर 10 वर्कर पर एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, तो 100 वर्कर्स के ऊपर कितने सुपरवाइजर हो गए? 10। अब 10 सुपरवाइजर्स हैं तो मैंने क्या किया, 5-5 सुपरवाइजर्स के ऊपर भी एक हेड अपॉइंट किया, तो 2 और मैनेजर्स हो गए और उन 2 मैनेजर्स के ऊपर एक पर्सन और अपॉइंट किया, जनरल मैनेजर हो गया। बट अगर ये सिचुएशन होती कि एक सुपीरियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ
5 वर्कर्स को इफेक्टिवली काम देख सकता है। तो उस केस के अंदर क्या होता, 100 वर्कर्स अगर हैं तो 100 वर्कर्स के ऊपर मुझे एक सुपीरियर कितने, एक सुपरवाइजर सिर्फ और सिर्फ 5 वर्क को देख रहा है, तो मुझे 100 के ऊपर कितने अपॉइंट करने पड़ते हैं, 20 अपॉइंट अगर मुझे 100 के ऊपर करने पड़ते हैं। अब 20 सुपरवाइजर हैं, उनको भी देखने के लिए अगर 5-5 के ऊपर मैनेजर अपॉइंट करता तो 4 मैनेजर होते, तो फिर उनके ऊपर 2-2 के ऊपर कोई अपॉइंट करता, फिर उन 2 के ऊपर कोई अपॉइंट करता। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, जितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका बड़ा होगा, जितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा होगा आपका, उतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर छोटा होगा। आप देखो 100 वर्कर थे, 10-10 के ऊपर एक लगाया आपने, तो 10 सुपरवाइजर है, उन 10 के ऊपर 2 आए और उनके ऊपर एक छोटा सा तैयार हुआ। बट यहां पर अगर 10 के ऊपर 20 सुपरवाइजर, उनके ऊपर 4 मैनेजर, उनके ऊपर 2 मैनेजर, उनके ऊपर 1 मैनेजर, यहां स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा हुआ। क्यों, सॉरी, यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा हुआ क्योंकि यहां पर जो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट था वो छोटा था। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हायर विल बी द साइज ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लोअर विल बी द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड lower the size of span of management, higher will be the size of organizational structure। तो यही बात मैंने सारी की सारी यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ डकर, number of subordinates that can be effectively managed by a superior gives shape to the organization structure, it is known as span of management। प्लीज इसे नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, और जिन पे बुक है उन्हें जरूरत नहीं है। lower the size of span, higher will be the size of organizational structure, and higher the size of span, lower will be the size of organizational structure। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the relationship, please write down the question, what is the relationship between organizational structure and span of management, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आपको ये लाइन उसके अंदर लिख के आनी है, ठीक है। आप ये केस स्टडी है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होपफुली आपको क्लियर हुआ, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब मैं आगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ये फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, जब डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपको मैं इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए जरा, इसको आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपको क्या बोला, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगा, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखिए, एक रिटेल आउटलेट है, अगर एक रिटेल आउटलेट है तो रिटेल आउटलेट के अंदर जो हमारे मेजर फंक्शंस होंगे, रिटेल आउटलेट के अंदर जो मेजर फंक्शंस होते हैं, रिटेल आउटलेट के अंदर मेजर फंक्शंस होते हैं बाइंग, प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट बेचना, यस और नो, और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना। तो मैंने यहाँ 3 डिपार्टमेंट बना दिए, परचेज, सेल्स और एडमिन डिपार्टमेंट। तो जब आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सुटेबल होता है जहां ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है। अगर सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है तो वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट है। बट अगर मैं बात करता हूं डिविजनल स्ट्रक्चर की, कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर बेटा ये होता है जब ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है इन मल्टीपल प्रोडक्ट। If organization deals in multiple products, तो multiple products तो वो जाती है डिविजनल स्ट्रक्चर में। उसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर जैसे सैमसंग कंपनी, अब सैमसंग कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो उसने क्या किया, एक फ़ोन का डिपार्टमेंट अलग बना दिया,
उसने फिर अपना क्या बोलते हैं टीवी का एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया, एयर कंडीशनर का डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो जितने प्रोडक्ट्स के अंदर आप डील कर रहे हो सबका अपना डिपार्टमेंट बनाते हो। ये फिर आगे अपनी बाइफर्केशन क्रिएट करते हैं, जैसे ये अपना परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाएगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाएगा, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, ऐसे इसके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, इसके अपने अपने अलग डिपार्टमेंट होंगे, इसके अपने अपने अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा होता है, क्योंकि जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्दर अपनी सेपरेट उसके बाद वो फर्दर डिविजन्स जो बनाते हैं वो एक तरह से क्या बना रहे होते हैं, अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर। बट डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जब डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं। और ये कहाँ पर सुटेबल है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है, वहाँ पर आपका डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल होता है। तो बेसिकली हमें सिर्फ एक ब्रॉड डिफरेंस अभी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। डिटेल के अंदर अभी मैं टॉपिक के अंदर घुसूंगा, आपको और समझाऊंगा, बट होपफुली आपको यहाँ तक ये बात क्लियर है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड, डिविजनल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, डिविजनल में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, फंक्शनल में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। आप देख सकते हैं डेफिनेशन, ये आप मार्क कर लें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये मैंने एक चार्ट दिया है जो आप एग्जाम में जरूर बना के आए, जैसे एक जनरल मैनेजर है, उसके अंडर परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एडमिन मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर, ये भी एक वो इसी का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़ा बनता जा रहा है, जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर सपोज आप पहले सिर्फ दिल्ली में डील करते थे, आप पैन इंडिया में डील कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप अपने किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने बनाया हुआ था, आप देखें तो यहाँ पर आपने बनाया हुआ था अपना जनरल मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स, एडमिन। बट अगर आपका सेल्स रीजन बढ़ गया है तो आपने क्या किया, सेल्स डिपार्टमेंट को फर्दर डिवाइड कर दिया साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल और अदर रीजन्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की फंक्शनल स्ट्रक्चर की। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, आप हर फंक्शन के लिए एक फंक्शनल एक्सपर्ट अपॉइंट करते हो। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में आप किसको अपॉइंट करोगे, आप परचेज डिपार्टमेंट में ऐसे पर्सन को अपॉइंट करोगे जिसके नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है, जिसको नेगोशिएट करना आता है, प्लस रॉ मटेरियल क्वालिटी जांचनी परखनी आती है, वगैरह वगैरह। जब आप किसी को मार्केटिंग के लिए अपॉइंट करोगे तो आप ये जरूर देखोगे कि उसके मार्केटिंग स्किल्स, उसके अंदर न्यू आइडियाज़ ऑफ मार्केटिंग कितने हैं, कितनी जल्दी जनरेट कर पाता है, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, और उसकी मार्केटिंग को लेके क्या क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस रहा है। तो क्योंकि आप हर डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड, आप जो हेड अपॉइंट करते हो वो उस डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी को अच्छे से समझता है, तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमें स्पेशलाइजेशन का। समझ में आ गई बात। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन बिकॉज डिपार्टमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन एंड एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय functional expert. Also, while appointing the functional expert, coordination between the skills of person and requirement of जॉब आर एश्योर्ड। जो कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं अपॉइंट कर रहा हूँ परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को, तो आई विल इंश्योर कि उसके नेगोशिएशन स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से होने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड की जब मैं बात करता हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड कैसे फॉलो होती है भैया, हर डिपार्टमेंट का आपने कितने हेड बनाए होंगे, एक ही हेड बनाए होंगे, तो यूनिटी ऑफ कमांड भी तो यही कहता है कि देयर शुड बी वन हेड फॉर वन वर्किंग ग्रुप फॉर वन डिपार्टमेंट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो होता है। तो एज पर यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। डुअल सबऑर्डिनेशन may lead to confusion and delay in work. Functional structure ensures unity of command because there is only one superior or functional head to order the subordinates. उसके बाद है आपका helps in maintaining effectiveness, और नेक्स्ट मैंने पॉइंट देखो बड़ा मिलता जुलता लिखा है, helps in maintaining efficiency। अब ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है, होपफुली आपको दोनों का मतलब पता है, और नहीं पता तो मैं आपको छोटा सा बता दूं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेसिकली कि हमारा जो टास्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। प्लीज जिसको नहीं पता वो लिख ले, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टास्क ऑन टाइम।
और एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर दोनों मेंटेन होता है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। कैसे? देखो, जो डिपार्टमेंट हेड है वो अपने डिपार्टमेंट से किस तरीके से रेगुलर बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज को डील करके काम निकलवाना है, वो सारे गुण उसके सीख चुका होता है। जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, लेबर से काम करवाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर को उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 10 साल 15 साल उसी चीज़ से डील कर रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस उस तरीके का होगा। उसके लिए वो एक नॉर्मल प्रोसेस होगा कि किस तरीके से लालच देके, पुचकार के, प्यार से किस तरीके से उन्हें काम करवाना है। ऐसे ही परचेज मैनेजर, उसे पता है मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा वेंडर है जो एक अच्छे समय के लिए क्रेडिट पीरियड देगा प्लस एक सही रेट पे, रिजनेबल रेट पर प्रोवाइड करेगा। इनको पूरी अपनी फील्ड की एक डिटेल नॉलेज हो चुकी होती है। अब उससे होता क्या है? इफेक्टिवनेस, टास्क ऑन टाइम इन द सेंस कि डिपार्टमेंटल हेड नोज कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड मुझे किस तरीके से अपने अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से मोल्ड करना है, किस तरीके से मोटिवेट करना है ताकि ऑन टाइम कंप्लीट हो सके। वो इसीलिए तो हेड है, इसीलिए तो वो स्पेशलाइजेशन है। और स्पेशलाइजेशन किस बात की है? और एफिशिएंसी कैसे? he or she knows very well that how to effectively utilize the resources to minimize the cost, and because of this both leads to maintenance of effectiveness as well as the efficiency. अगर आप देखें, all the decisions can be easily taken because there is generally departmental head to take decision, and he or she fully knows his authorities and responsibilities. इसका मतलब एक बात बताओ भाई, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजन किसने लेने हैं? परचेज मैनेजर ने। तो उसको अपनी सारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उसका दायरा क्या है। बहुत रेयर सर्कमस्टांस होते हैं कि उसे आगे जाके जनरल मैनेजर से पूछना पड़े या किसी और से पूछना पड़े और तब तक का वेट करना पड़े। अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। और सेकेंडली, मैंने आपको क्या बताया कि उसे पता है कि अपने वर्किंग ग्रुप से किस तरीके से ऑन टाइम काम निकलवाना है, बिकॉज ही इज स्पेशलाइज्ड। देखो आगे क्या लिखा हुआ, इन exceptional cases departmental manager need to take the permission from general manager. Due to speedy actions effectiveness can be maintained. इसके अंदर आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, also due to specialization manager knows how to take the task from workers which leads to effectiveness. ठीक है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। वही पॉइंट आप देखिए, एवरी फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन, क्योंकि आपने सबके लिए हेड बना रखा है। फंक्शनल मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज रिलेटेड टू देयर फंक्शंस ओनली विच लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो बात मैंने आपको बताई थी वही इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस तरीके से? भाई बार बार उनको पूरे दिन एक ही जॉब परफॉर्म करनी है, परचेज वाले को परचेज, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग। तो वो परफेक्ट नेचर ऑफ जॉब समझ जाते हैं, और क्योंकि वो परफेक्ट नेचर ऑफ जॉब समझ जाते हैं तो एक वेल कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाता है बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पेशलिस्ट। अगर आप देखें, due to repetitive nature of job, all become specialized in their field and understand the perfect nature of job. So proper coordination can be easily maintained between the requirement of the job and the qualities of person. Also due to control of one man over one working group, coordination efforts can be assured. मतलब ड्यूटी यूनिटी ऑफ कमांड भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस के अंदर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर जो क्रिएट होता है बेटा, वो होता है नैरो आउटलुक। नैरो आउटलुक क्यों? हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि सिर्फ उसके डिपार्टमेंट पे आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट कहेगा मेरा डिपार्टमेंट सुप्रीम है, प्रोडक्शन कहेगा मेरा डिपार्टमेंट सुप्रीम है। मतलब दे विल नेवर लुक द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल।
वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को सुप्रीम दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू होती हैं इस नैरो आउटलुक की वजह से, क्योंकि सिर्फ उनकी प्रायोरिटी होती है मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होनी चाहिए। भाड़ में जाए दूसरा डिपार्टमेंट, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई एक काम करो, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल मुझे चाहिए होगा 15 दिन बाद। विद इन 4 to 5 डेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लगा यार इतनी प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग वाले ने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। तो उसने परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी कि यार जो परचेजेस कर रहे थे वो ज़रा रोक दो। तो परचेज डिपार्टमेंट का अगर मैनेजर का नैरो आउटलुक है तो वो उसे अपने सप्लायर से अपने रिलेशन नहीं कहेगा आने दे। रीज़न भी कल दिन वो सप्लायर से अपने रिलेशन क्यों नहीं मेंटेन खराब करना चाहेगा। परचेज डिपार्टमेंट एक बार उसने ऑर्डर दे दिया, वो उसे कैंसिल करेगा। सप्लायर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नाराज होगा, हो सकता है आगे डिस्काउंट्स वगैरह ना दे, और हो सकता है इससे आगे जाके परचेज मैनेजर के सप्लायर के साथ रिलेशन भी खराब हो। तो वो अपनी एक इमेज मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि उस ऑर्डर को जिसको वो कैंसिल शायद कर सकता था उतने एफर्ट्स पे ना ले, और होगा कैसे, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल सफर होगी। तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट का सिर्फ आउटलुक ही होता है कि बाय द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ भी आए, मेरा डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। मैनेजर ट्राई टू बिल्ड अप देयर ओन फंक्शनल एम्पायर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। Instead of focusing on organization as a whole, their outlook gets restricted to their function only. Finally, it becomes difficult to hold a particular department accountable for any issue that may arise. Chances of conflict, अगर आप देखें ध्यान से देखिए, देखिए क्योंकि सब स्पेशलिस्ट है, उनका आउटलुक होता क्या ना, एक ईगो प्रॉब्लम आता ही आता है। एग्जाम्पल के मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे सपोज सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि यार ये डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दो, इससे हमें ना मार्केटिंग करने में हेल्प होगी अगर हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह चेंज करते हैं। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको डिनाई कर दे कि भैया नहीं, इससे प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, वर्कर्स मेरे क्या बोलते हैं चिल्लाएंगे, वो हो सकता है मेरी प्रोडक्शन जो एक दिन के अंदर अभी 100 यूनिट्स की हो रही है वो 90 यूनिट्स की रह जाए, फिर आप बोलोगे उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये हो गया क्या, खामखा एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर क्रिएट हो गई। तो एज स्पेशलिस्ट आर वर्किंग इन द रिस्पेक्टिव एरिया, देयर आउटलुक बिकम नैरो एज ए रिजल्ट इन ग्रेट चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग on a consumer friendly design may cause production difficulty. This may lead to conflict between sales department and production department. ठीक है, उसके बाद आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स बड़े बनते चले जाएंगे वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आएगी। लेस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही एरिया के अंदर काम कर रहे हो, मल्टीपल एरियाज में काम नहीं कर रहे हो। परचेज वाला जिंदगी भर परचेज देख रहा है, प्रोडक्शन वाला जिंदगी भर प्रोडक्शन देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। सुटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ सपोर्ट है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, या वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जनरली जो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एक ही पर्सन या ओनर ही खुद सारे रोल्स एज्यूम करते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग के, या जहाँ पर इतनी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जनरली उतना लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए भी नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है और जितना हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको उसके बारे में एक बेसिक आइडिया ऑलरेडी दे दिया। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, प्रीशियस मेटल, पब्लिकेशन, अगर इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, और उसके बाद हर डिपार्टमेंट के अपने सब डिपार्टमेंट्स होंगे और इनके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो स्पेशलाइजेशन, और यहाँ का स्पेशलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के अंदर एक स्पेशलाइजेशन मिलता है जबकि उसके अंदर एक फंक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन मिलता है। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर भी फॉलो होता है क्योंकि यहाँ पर दो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, बट हर डिपार्टमेंट का एक ही हेड होगा, तो एक ही हेड है तो जिसके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो उसी से ऑर्डर लेंगे, इसलिए यहाँ पर भी यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी यहाँ पर भी मेंटेन, आप देखेंगे वही कॉमन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना है। इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिवनेस इसलिए मेंटेन क्योंकि देखो
एक प्रोडक्ट का एक हेड है, उसे अपनी पूरी अथॉरिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, तो इस और क्योंकि वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उसे पता है किस तरीके से ऑन टाइम हमें अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से टास्क पूरा करवाना है। और सेकेंड चीज़, क्योंकि उसे अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने की फुल अथॉरिटी उसके पास है, फुल पावर उसके पास है, तो स्पीडी एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। वही सारी बातें, मेंटेनिंग एफिशिएंसी बिकॉज इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेन पॉइंट जो अब आ रहे हैं इसके, कोऑर्डिनेशन एंड लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस के अंदर थे, जो वहाँ पर आपने देखा कि डिसएडवांटेजेस के अंदर थे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो यहाँ पर एडवांटेजेस में। अच्छा, एक पॉइंट पीछे वाले में भी मैं आपको बता दूं, आपने देखा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी था और यहाँ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी था। कोऑर्डिनेशन किस सेंस में था, बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड द एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन, बट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कब था, जब डिपार्टमेंट बहुत बड़े बन गए। ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हो तो क्लियर रखना। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किस सेंस के अंदर है, क्योंकि देखो एक प्रोडक्ट, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हो तो उसका परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, वो सब डिपार्टमेंट आपके अंडर है, आपके अंडर है। तो ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट can be easily find out in one department itself, तो which leads to the coordination। आप देखिए, all activities associated with one product can be easily integrated in one department. This reduces the problem of maintaining coordination between various department। उसके बाद लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्यों, क्योंकि आपको जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करना। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट हेड देखेगा कि सब डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। किस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, हर डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस बनाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हमें वेस्टेज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स देखने को मिलता है। एवरी डिवीजन हैज इट्स ओन रिसोर्सेज, दिस गिव्स राइज टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। नैरो आउटलुक, जो भी प्रोडक्ट मैनेजर है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा कि बाय द एंड ऑफ द डे जब एनालिसिस किया जाए तो उसके प्रोडक्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अपीयर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल ना सोच के उसने भी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैसे, देखो आपने कभी देखा होगा सैमसंग या LG, ये लोग क्या करते हैं, टीवी का अलग ऐड आएगा, फ्रिज का अलग ऐड आएगा, फोन्स का अलग ऐड आएगा। मतलब जो चीज़ें, जैसे अगर आप चाहो तो सैमसंग का एक कॉमन ऐड कर सकते हो जिसमें आपने सारा प्रोडक्ट दिखा दिए, बट हर डिपार्टमेंट अपने अपने एड्स करने में लगा हुआ है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने खुद के रिसोर्सेज की जो शेयरिंग है वो नहीं होती, हर डिपार्टमेंट अपने सेपरेट रिसोर्सेज चाहता है। दिस लीड्स टू समवॉट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फायदा में होता है, लेकिन देखो हम यहाँ डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं तो हमें इसे बुराइयां दिखेंगी, तो इसीलिए मैंने लिखा है डिविजनल हेड स्टार्ट्स अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक कॉमन एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। अब सपोज क्या बोलते हैं, आपके फ्रिज वाले डिपार्टमेंट में सरप्लस लेबर है जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं टीवी वाले डिपार्टमेंट में, नहीं भेज रहा फ्रिज वाला डिपार्टमेंट, कह रहा कुछ नहीं होता, सरप्लस है, मेरे हेड है कि आपको क्या दिक्कत है, आप अपनी अपनी सेपरेट लेबर हायर करो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इग्नोर कॉमन गोल्स, कॉमन गोल होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना, जो कि समवॉट इग्नोर होती है, सब सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उतने ज़्यादा मैनेजर्स होंगे, सबॉर्डिनेट्स, उतने डिपार्टमेंट्स, उनकी एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है, आपको इस ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे बड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन वन प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लो होगी, वहाँ कंपैरेटिवली हाई होगी। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं फिक्स कर सकते, अगर बाय द एंड ऑफ द डे आप सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो थे उतने नहीं निकल के आए, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहेगा प्रोडक्शन की गलती है, प्रोडक्शन कहेगा परचेज की गलती है, परचेज कहेगा फाइनेंस की गलती है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भाई 4 प्रोडक्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका पेट्रोलियम, टेक्स्ट बुक, अब हुआ क्या, तीनों की रिपोर्ट निकली, भैया हाँ इससे कितने प्रॉफिट आए, इससे कितने हैं, इसके कितने हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से आया तो ठीक, नहीं आया तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आपके पास थी। चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर
मोर है, यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस है। क्यों यहाँ पे मोर क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ अपनी फंक्शनल एम्पायर बनाना चाहते हैं। लेस क्योंकि डिविजनल हेड के पास ही सारी एक्टिविटीज़ होती है। स्पेशलाइजेशन यहाँ एक फंक्शन में मिलती है, वहाँ प्रोडक्ट में मिलती है। पर्सनल ग्रोथ के चांसेस यहाँ कम है, वहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी स्पेशलाइजेशन मिलती है। कोऑर्डिनेशन फंक्शनल में ईजी है, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज ईजी ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। ध्यान से समझना जरा, ये दोनों पॉइंट्स हैं क्या। आप सबसे पहले इसको देखो, मैंने क्या लिखा है, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज इजी टू मेंटेन बट लैक ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंटल। मतलब आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपने सबऑर्डिनेट से कई तरीके से काम करवा लोगे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर लो, बट क्रॉस फंक्शनल, परचेज वाले की अपनी ईगो होगी, प्रोडक्शन मैनेजर की अपनी ईगो है, मार्केटिंग मैनेजर की अपनी ईगो है, और अगर तीनों के बीच में इंफॉर्मेशन फ्रीली शेयर नहीं होती हैं, तीनों एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आएंगे। क्रॉस फंक्शनल, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, बट यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें एक ही डिपार्टमेंट में मिलती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखो अब मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है, पहले मैं ये भी बता दूँ। Organizational structure, it is the framework within which the all managerial tasks are performed. Span of management, number of subordinates that can effectively work under a superior. जितना बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर छोटा, जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उतना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड। अगर मोटे मोटे एडवांटेजेस की बात करूँ, सिर्फ नाम याद रखो, अंदर एक्सप्लेनेशन में मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ भी आप लिखो, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। स्पेशलाइजेशन होगा, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड है। यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि एक सिंगल हेड है। इफेक्टिवनेस मेंटेन होगी क्योंकि स्पीडी एक्शंस है और वो स्पेशलाइज है। एफिशिएंसी, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। कोऑर्डिनेशन कैसे? क्योंकि नेचर ऑफ द जॉब एंड द क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन में परफेक्ट नेचर, वो कोऑर्डिनेशन होता है। नैरो आउटलुक से फंक्शनल एम्पायर बनानी है। चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं तो उनका आउटलुक नैरो बन चुका है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ सकती है। कोऑर्डिनेशन जब डिपार्टमेंट्स लैक कैसे करेगा? जब डिपार्टमेंट बहुत बड़े बनेंगे। लेस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन में मास्टरी ले रहे हो। डिविजनल में प्रोडक्ट्स के बेसिस पे स्पेशलाइजेशन, यहाँ भी यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ भी एफिशिएंसी, यहाँ भी इफेक्टिवनेस, यहाँ भी 4 पॉइंट यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कैसे? क्योंकि सारे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट है वो सारे एक ही हेड में ही हैं। और लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपको वेरियस क्रॉस, जैसे फंक्शनल के अंदर हर किसी का अलग हेड है, यहाँ भी अलग अलग हेड है, बट वो सब एक बंदे के अंडर में काम कर रहे हैं जिसको सबसे कोऑर्डिनेट करवाना आता है, इसलिए लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग रिसोर्सेज लेगा। नैरो आउटलुक, सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस होगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग नहीं होगी। कॉमन गोल्स को वो इग्नोर करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसलिए हाई क्योंकि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है। बस मोटा मोटा जितना मैंने आपको बताया है इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आपका आता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? देखिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में मैंने बोला ब्रिंगिंग टुगेदर द, ऑर्गेनाइजिंग क्या था? ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस रिसोर्सेस एंड देयर आफ्टर क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आता है आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप क्या करते हो? आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके तो आपको कंपैरेटिवली बहुत अच्छा समझ में आया। आपने देखा, आप एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, उस सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आपने 4 मेजर एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी: प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो आपने काम आइडेंटिफाई किया कि रॉ मटेरियल खरीदना, उससे माल बनाना, फिर उसको एडवर्टाइज करके बेचना, और इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में देखना, और इसके लिए जो भी फाइनेंस है वो अरेंज करना। तो आपने काम को आइडेंटिफाई किया और 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? रॉ मटेरियल खरीदना, इसके लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, उसे बनाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, बेचना मार्केटिंग बना दिया, और सारा फाइनेंस देखना फाइनेंस बना दिया। दिस इज डिपार्टमेंटाइजेशन। फिर आपने क्या किया? हर डिपार्टमेंट के लिए एक हेड अपॉइंट किया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। और उसके बाद आपने हर हेड को बता दिया कि आपको किसके साथ मिलजुल कर किस तरीके से काम करना है, आपके क्या वर्किंग एरियाज हैं, किसको आपको रिपोर्ट करनी है और किसको आपको ऑर्डर करना है, दैट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो 4 बातें इसके अंदर आती हैं। पहला, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना विच कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ
प्रोडक्ट्स और फंक्शन के बेसिस पे हैं तो फंक्शनल, और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हैं तो डिविजनल। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज असाइन करना, ठीक है, मतलब वी आर अपॉइंटिंग द हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड देयर आफ्टर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये बताएंगे फ्रॉम हुम यू हैव टू टेक द ऑर्डर एंड टू हुम यू कैन गिव द ऑर्डर्स। ये सारी बातें विद एग्जाम्पल्स इसके अंदर दी हुई हैं, आपको किसी भी तरह की इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल फटाफट जितनी बातें पता होनी चाहिए दिमाग में रिकॉल करो, चलो आओ फटाफट, बस 1 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। ऑर्गेनाइजिंग इज ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस रिसोर्सेज एंड क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, समझ में आ गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट इज द मैनेजरियल फ्रेमवर्क विद इन विच द ऑल ऑर्गेनाइजेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन इफेक्टिवली वर्क अंडर वन सुपीरियर, जितना बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उतनी छोटी क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, समझ में आया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 कौन से, फंक्शनल डिविजनल। फंक्शनल के अंदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, डिविजनल में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। फंक्शन के मेन पॉइंट्स एडवांटेजेस के याद रखने वाले, स्पेशलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कोऑर्डिनेशन, बस जितने याद आ गए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस के अंदर नैरो आउटलुक, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का जब डिपार्टमेंट बहुत बड़ा। डिविजनल प्रोडक्ट के बेसिस पर एडवांटेजेस 4 से मार दें, कोऑर्डिनेशन और उसके बाद लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डिसएडवांटेज में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी, सबसे अलग पॉइंट दिखता है एकदम, ठीक है। नैरो आउटलुक क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में फोकस है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्योंकि हर कोई अपने डिपार्टमेंट बनाने में लगा रहेगा। तो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रोसेस में तो 4 छोटी सी बातें थी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद हमें क्या बनाना है, डिपार्टमेंट। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो दिस इज योर एंटायर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन पार्ट 1। इसके बाद हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए, इससे पहले भी मैं आपके साथ 2 टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा। वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड सेकेंड इज डिसेंट्रलाइजेशन। सुना हुआ है थोड़ा सा। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा, थोड़ा समझने में आसानी रहेगा। सेंट्रलाइजेशन के अंदर हम सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वही डिसीजन मेकिंग पावर जब वेरियस लेवल्स पे डिवाइड कर दी जाती है कि ये डिसीजन लोअर लेवल लेगा, ये डिसीजन मिडल लेवल लेगा, और जो एक्सेप्शनल नेचर के डिसीजंस हैं या क्रिटिकल नेचर के डिसीजंस हैं वो टॉप लेवल लेगा। तो इस तरह का जब बाइफर्केशन हो जाता है कि किसके पास कौन सी पावर्स हैं डिसीजन लेने की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ये 2 बातें हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन में वो डिसीजन मेकिंग पावर डिवाइड हो जाती है किसके पास, एट वेरियस लेवल्स। अब मैं पहले डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। मिडिल लेवल पे सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग मैनेजर के हेड, ये सारे के सारे कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, सर मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है या उस पर किसी भी पोस्ट पर है, वो सारे काम उस डिपार्टमेंट के एक इंडिविजुअल संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। वो उसका काम क्या होता है कि उसका बेसिकली, जैसे मैं अगर बात करूं प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाता है कि मुझे अपनी टीम के अंदर कौन से मेंबर से कौन सा काम करवाना है, यही होता है। सपोज प्रोडक्शन हमारी वेरियस प्रोसेसेस के अंदर होती है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, 4 प्रोसेस में हमारी प्रोडक्शन होती है। तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास ये पावर होती है कि वो पर्सन अपॉइंट करता है, प्रोसेस 1 कौन देखेगा, 2 कौन देखेगा, 3 कौन देखेगा, 4 कौन देखेगा, क्वालिटी चेक कौन करेगा कि सारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सही, सारे स्टेजेस पर सही से तैयार हो रहे नहीं हो रहे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी ठीक है, यानी फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद जिस क्वालिटी का होना चाहिए उस क्वालिटी का है या नहीं। ये सारी की सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो कौन असाइन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर असाइन करेगा। अब क्यों प्रोडक्शन मैनेजर असाइन करेगा, सर उसके पास अथॉरिटी है, ऑब्वियसली, इसलिए
परचेज मैनेजर पे अथॉरिटी है? नहीं है। किस पे है? प्रोडक्शन मैनेजर पे। तो प्रोडक्शन मैनेजर को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ सुपीरियर। क्या नाम दे दिया मैंने? सुपीरियर। और उसके अंदर जितने भी काम कर रहे हैं उसको मैंने क्या नाम दे दिया? सबऑर्डिनेट। समझ में आया? तो बेसिकली कैन आई से कि अथॉरिटी जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? सुपीरियर के पास होती हैं, और वो अपनी अथॉरिटी शेयर करता है किसके साथ? सबऑर्डिनेट के साथ। लाइक इन दिस केस प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा कि किसको कौन सा काम करना है। तो इट इज़ लाइक कि वो अपनी अथॉरिटी शेयर कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट के साथ। मतलब अथॉरिटी जब शेयर होती हैं तो वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ शेयर होती है। समझ में आया? नेक्स्ट है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आपने, प्रोडक्शन मैनेजर ने वो अथॉरिटी शेयर करी इंडिविजुअल्स के साथ, सपोज 4 पर्सन के साथ, ए बी सी डी, ये चारों कौन हो गए? सबऑर्डिनेट। तो ए बी सी डी की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उनको काम दिया गया है वो उस काम को बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर करें। यस और नो? है या ना? दिस इज व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये उनकी ड्यूटी है कि उस काम को बेस्ट पॉसिबल मैनर में करें। अब अथॉरिटी हमें समझ में आ गया। अथॉरिटी इज द राइट्स एंड पावर्स जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, और वो राइट्स एंड पावर्स को शेयर करता है सबऑर्डिनेट के साथ। मतलब अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड। फिर जो जूनियर्स हैं ए बी सी डी सबऑर्डिनेट, उनकी ड्यूटी बनती है टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है? सिर्फ काम को कर देना इज नॉट सफिशिएंट। काम को कर देना सफिशिएंट नहीं है। देखो ए बी सी डी को काम मिला है, ए बी सी डी अपने काम को करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम जब उनके रिस्पेक्टिव टास्क जो भी उनको दिए गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, दे विल रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन मैनेजर कि सर आपने जो भी हमें काम दिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर हमें यहाँ प्रॉब्लम्स आई तो आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी ये वर्क्स जो थे इसके अंदर हमें कोई मतलब प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाकर जो भी काम ए बी सी डी को दिया गया था, ये उनकी ड्यूटी है कि काम पूरा करें जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और काम पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करें प्रोडक्शन मैनेजर को कि हमारा काम पूरा हो चुका है, और नहीं हुआ तो उसके पीछे ये कारण है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स द सुपीरियर। जो सबऑर्डिनेट की आंसरेबिलिटी क्रिएट हुई किसके लिए? सुपीरियर के लिए, उसको मैंने क्या नाम दिया? अकाउंटेबिलिटी। तो पूरा ये जो मैंने प्रोसेस बताया यही है मेरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 5 मिनट से पूरे मैं आपको एक कहानी जो सुना रहा था ये इसीलिए सुना रहा था, ध्यान से सुनिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर अपनी अथॉरिटीज़ को शेयर करता है किसके साथ? शेयर करता है सबऑर्डिनेट के साथ, और सबऑर्डिनेट्स की फिर ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर करें, प्लस उसकी रिपोर्टिंग करें, आंसरेबल रहें किसके लिए? सुपीरियर के लिए। तो इसके देखिए पहले तो मेन डेफिनेशन ये है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसके 3 एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे होंगे। एक अथॉरिटी आ रहा है। अथॉरिटी मीन्स द राइट्स एंड पावर्स टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, एकदम वही है जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ये एक नया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं मेरे साथ। Accountability, it simply means answerability. Subordinate is answerable towards superior for the work performed by him. It is the obligation of subordinate to report about the completion of work. It ensures proper discharge of duty by the subordinate to superior. Flow upward. Obviously, कौन किसको रिपोर्ट करेगा? सुपीरियर रिपोर्ट करेगा सबऑर्डिनेट को, या सबऑर्डिनेट सुपीरियर को? सर सबऑर्डिनेट सुपीरियर को, इसलिए इट फ्लो अपवर्ड। वन शुड नॉट कंफ्यूज हिमसेल्फ विद द, अच्छा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया पूरा प्रोसेस क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए दिस प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है? ध्यान से देखिए। सी, जब प्रोडक्शन करना किसका काम है? प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन मैनेजर का है। वो उसके पास पूरे राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो इंडिविजुअल्स अपॉइंट करता है। अब सपोज प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट मिला था 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का। उसने ए बी सी डी को काम दिया, ए बी सी डी को टास्क दिया, और हुआ ये कि बाय द एंड ऑफ द मंथ जो प्रोडक्शन टारगेट 1000 यूनिट्स का था वो अचीव नहीं हो पाया। वो अचीव हुआ सिर्फ 900 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए। तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर
जनरल मैनेजर को जाकर, सीनियर को जाकर अपनी ये कह सकता है कि सर मेरी गलती नहीं है, मेरे जूनियर्स गलत काम कर रहे थे? नहीं कह सकता। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास ये पावर है कि वो अपनी अथॉरिटीज अपने जूनियर्स के साथ शेयर करे, उनसे काम करवाए, लेकिन वो जूनियर्स कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम करें, दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो प्रोडक्शन मैनेजर की आती है। कल दिन प्रोडक्शन मैनेजर इस बात का एक्सक्यूज लेकर छिप नहीं सकता कि काम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसके जूनियर ने काम नहीं किया। इस बात का एक्सक्यूज प्रोडक्शन मैनेजर नहीं ले सकता। प्रोडक्शन मैनेजर की ये ड्यूटी बनती थी, वो टाइमली चेक करे, टाइम टू टाइम पर इंस्पेक्शन करे कि उसके जूनियर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और बाय द एंड ऑफ द डे अगर अचीवमेंट मिलती है तो उसका क्रेडिट, उसका फायदा भी प्रोडक्शन मैनेजर को मिलेगा, और टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो उसकी पेनल्टी भी प्रोडक्शन मैनेजर पे लगाई जाएगी। वो इस बात का एक्सक्यूज कदाचित नहीं ले सकता कि बिकॉज मेरे जूनियर्स काम नहीं कर रहे थे इसलिए मेरा हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इट इज अल्टीमेटली द सुपीरियर who will be responsible for the work performed by the subordinates। समझ में आई बात? तो पूरा का पूरा प्रोसेस समझना जरा। सुपीरियर अथॉरिटी शेयर करेगा किसके साथ? सबॉर्डिनेट के साथ। सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को बढ़िया करें और रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा वो? अकाउंटेबिलिटी। ये तो हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है कि सबॉर्डिनेट ने जो, सुपीरियर ने जो भी काम सबॉर्डिनेट से करवाया है वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सुपीरियर की बनती है। ही कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज दैट द वर्क हैव्स बीन परफॉर्म्ड बाय हिज और हर जूनियर्स। वो इस बात का एक्सक्यूज नहीं ले सकता। हाँ, अगर उसको ये लगता है कि उसके जूनियर सही से काम नहीं कर रहे, उनसे अथॉरिटी वापस ले, किसी और को करे, लेकिन काम उसको टाइमली पूरा करवाना है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो जरा एक बार ये, manager can't relax after sharing authorities on the ground the work has been performed by subordinates and therefore they are not responsible for it. This is principle of absoluteness of responsibility. It means authority can be delegated but responsibility cannot be delegated by the manager. Delegation doesn't mean that manager can escape, छुप सकता है, manager can escape from his responsibility of any mistake on the part of subordinate। ये very important paragraph है। बुक्स नहीं है तो नोट कर लो, बुक्स हैं तो important मार्क कर लो। The authority granted to subordinate can be taken back and redelegated। अगर आपको लग रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसे वापस लो और आप उसको redelegate कर सकते हो किसी दूसरे subordinate को। समझ में आया? अब मैंने ना एक पॉइंट यहाँ पर नीचे मेंशन किया है जानबूझ के, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वन शुड नॉट कंफ्यूज हिमसेल्फ और हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब एक एग्जांपल से मैंने समझाया, एक्स गेट्स द ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डेलीगेट टू हिज सबॉर्डिनेट। एक्स को ऑर्डर मिला कस्टमर से और उसने डेलीगेट कर दिया सबॉर्डिनेट को। सबॉर्डिनेट कौन है? वाई। देन वाई इज आंसरेबल टू एक्स। वाई एक्स के लिए तो आंसरेबल है, बट एक्स विल रिमेन आंसरेबल फॉर कस्टमर। X can't take the excuse of performance of work by Y। X क्या ये कह सकता है जी काम तो मैंने नहीं किया, Y ने किया, उसको आप पकड़ो। कस्टमर कहेगा मैं काम आपको दिया था, आपकी गलती है। समझ में आई? कस्टमर कहेगा सुपीरियर को, X को, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया? और Y X के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज अकाउंटेबिलिटी पोर्शन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। X और Y के बीच का रिलेशनशिप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, और X और उसके सीनियर मतलब सुपीरियर और वो जिसके लिए आंसरेबल है वो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। होपफुली इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एक मैंने डिफरेंस आपको दिया है यहाँ पर, इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारा पॉइंट वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मेन अगर आप देखें नेचर, ये एक थोड़ा आपको दिख सकता है। जनरेट फ्रॉम पोजीशन, किसकी क्या पोजीशन है उतनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, और अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ मैं जाकर रिपोर्ट करूंगा, ये मेरी ऑब्लिगेशन। समझ में आया? चलिए इसके बाद अब मैं थोड़े से मेन पॉइंट्स को जो यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। हम एक चीज़ कहते हैं कि इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
v मल्टीप्लाइड बाय 2, एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर, मैं देखता हूं, ध्यान से देखें, एक लाइन में आपको दिखाता हूं, छोड़िए, चलिए ये भी दिख रहा है, एक डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्या, जरा ध्यान से समझना। अब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरा समझ चुके हो होपफुली। देखो हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में v मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब देयर इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, यस और नो। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन v मल्टीप्लाइड बाय मैनी। अब ये क्या आ गया ड्रामा, है ना। सुनो, a के पास पावर थी, उसने शेयर करी b के साथ, B ने उस काम को शेयर किया C के साथ। A के पास पावर थी, किसको शेयर करी, B को, B ने किसके साथ शेयर कर दिया, C के साथ। A और B के बीच में डेलीगेशन है, B और C के बीच में डेलीगेशन है, बट अगर आप पूरी की पूरी पिक्चर देखते हो A B C की, तो मैं इसको नाम दूंगा डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल ने पावर दी मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ने पावर दी लोअर लेवल को, पूरा प्रोसेस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। आप देखो ए बी सी, या चलो ए बी सी से पक्का एक्स वाई जेड, एक्स ने काम दिया वाई को, वाई ने काम दिया जेड को, एक्स ने बोला ये काम हो जाना चाहिए वाई को, वाई ने बोला जेड को ये काम हो जाना चाहिए। एक्स वाई के बीच में क्या हुआ, डेलीगेशन, वाई जेड के बीच में क्या हुआ, डेलीगेशन। मतलब इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइंग बाय 2। बट अगर मैं पूरे प्रोसेस को देखूं कि इसने इसको डेलीगेट किया, इसको इसने डेलीगेट किया, जब डेलीगेशन मल्टीपल लेवल पर हो जाता है, जब डेलीगेशन मल्टीपल लेवल पे हो जाता है, तो उसी को मैं नाम देता हूं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी है, देख लो, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझ में आया। तो अगर आप इसको देखें यहां पर थोड़ा, when manager shares some of his authorities with his immediate subordinate, it is known as delegation of authority. Its scope is limited to manager and his immediate subordinate. When we delegate authority, we multiplied by 2. बेशरम यहां पर है, जब से ढूंढ रहा था मैं इसे, that is superior and subordinate. Delegation, decentralization is the distribution of decision making power at various level of organization. So scope of decentralization is wider than delegation. When we multiply नहीं, ये ठीक कर लीजिए प्लीज अपनी बुक में भी, when we decentralize, we multiply it by many. In fact, delegation at multiple level leads to decentralization. समझ में आ गया। मैंने डेफिनेशन खुद बना के बड़ी अच्छी सी लिखे, देखिए जरा। इट रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट एट ऑल द लेवल। जब हर कोई एक दूसरे को डेलीगेट करेगा मल्टीपल लेवल पे, दैट इज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज ट्रांसफर्ड एट एवरी लेवल। इन दिस मैंने लिखा है बोथ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर्ड। अब ये क्या है, जरा ध्यान से देखिए। एक्स ने काम वाई को दिया, वाई ने काम जेड को दिया। अब ध्यान से समझना, एक्स ने काम वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया। वाई के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स। भाई एक्स ने अगर काम वाई को दिया और वाई ने गलती कर दी, तो कौन सुनेगा उसके लिए, एक्स। वाई ने काम दिया जेड को और जेड से गलती हो गई, तो उसके काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाई। तो अथॉरिटी भी ट्रांसफर हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। भाई डेलीगेशन में तो बंदे ही दो थे ना, अरे भाई समझो, दो बंदे थे, ए और बी। ए ने काम बी को दिया, बी से गलती हो गई, तो कौन मरा, ए। अच्छा काम हुआ तो वाहवाही किसकी हुई, ए की। दो ही थे, मरना एक ही था उसमें। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मल्टीपल लेवल पे हुआ। इससे गलती हुई तो ये रिस्पॉन्सिबल, इससे गलती हुई ये रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके काम की दो बंदों पे कहीं ना कहीं आकर पड़ी। तो इसीलिए लिखा है कि अथॉरिटी भी ट्रांसफर होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। ये एक एग्जांपल है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा, इसको आंसर को आप कॉपी भी कर लें। Delegation of authority is necessary in every organization, but decentralization is not. Absolutely right point. कितनी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चाहिए। आप एक बात बताओ, आपने एक परचून की दुकान भी देखी होगी, क्या वहां पर ओनर सिंगल सारे काम खुद करता है?
शटर भी खोलना, सफाई भी करना, माल भी लाना बेचना, सब कुछ करता है। कुछ तो काम, बैंक भी देखना, सब कुछ खुद करता है, ऐसा नहीं होता। कुछ तो काम किसी से करवाता होगा, कोई एक काम भी। अगर कोई एक काम भी आप किसी और से करवा रहे हो तो क्या है, आपने डेलीगेशन की। हर छोटे से छोटे बिजनेस में डेलीगेशन चाहिए। कोई इंडिविजुअल सारे काम खुद कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई असिस्टेंस चाहिए। बिजनेस के अंदर बिजनेस कांट एग्जिस्ट विदाउट द डेलीगेशन ऑफ वर्क, और इफ इट इज एग्जिस्टिंग द वर्क इज नॉट गेटिंग एफिशिएंट काम हो ही नहीं सकता। बट डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाता है, जो टॉप लेवल के बंदे हैं वो अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल के साथ शेयर करते हैं, या डेलीगेशन जब मल्टीपल लेवल पे होना शुरू हो जाता है। और वो मल्टीपल लेवल पे कब होगा भाई, छोटा सा इंस्टीट्यूट है, मैं हूं और मेरा एक जूनियर है सिर्फ, तो क्या हुआ, डेलीगेशन। फिर थोड़ा हमारा साइज बड़ा हो गया तो मेरे जूनियर ने भी एक जूनियर रख लिया, तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आई बात। तो डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन तब जरूरी होता है एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज। समझ में आया। डेलीगेशन इज एसेंशियल मीन्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। विदाउट डेलीगेशन नो मैनेजर कैन सक्सेसफुली अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। एज राइटली सेड बाय डेविड एलियन, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, समझे। आई कैन डू एनीथिंग बट मैं हर काम करने की कोशिश करूं, वो पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू फोकस ऑन की एरियाज इट बिकम्स एसेंशियल फॉर मैनेजर्स टू delegate. Decentralization is required when an organization expands and grows beyond the capacity of top level management. तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने डिफरेंस दिया है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी जेब में रखता है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर शेयर नहीं की जाती, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहां भी डेलीगेशन तो होगा, डेलीगेशन हर जगह होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। किसने बोला भाई चाहिए? भाई डिसीजन मेकिंग, मेरा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रलाइजेशन है, सारे डिसीजन मैं लेता हूँ छोटे से बड़े, बट क्या मुझे अपने अंडर स्टाफ नहीं चाहिए? सारे काम मैं खुद ही करूँ, शटर भी आके सुबह झाड़ू पोछा भी है, अपलोड भी करूँ, खुश हो जाओ ना यार, है। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन में भी डेलीगेशन चाहिए। डेलीगेशन तो हर बिजनेस में चाहिए, बट सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो किसके पास हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अगर है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो ये आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल, डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग पावर अप टू लोअर लेवल। टॉप लेवल पे रहता है सारा डिसीजन मेकिंग, यहाँ लोअर लेवल पे। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन कम है, क्यों? क्योंकि आपको हर बात के लिए सीनियर से पूछना पड़ेगा। बट डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। सेंट्रलाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, बट एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है इम्पॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंपॉर्टेंस की। तो इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नया नहीं है। मोटिवेशन कैसे, अगर आप अपनी अथॉरिटीज़ अपने जूनियर के साथ शेयर करते हैं तो एक तरह का मोटिवेशन उसे मिलता है कि हाँ मेरी भी कुछ हैसियत इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। एम्प्लॉयज़ को भी काम करने का तरीका, डेवलपमेंट होती है उनकी, वो भी नए नए तरीके सीख पाते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज्यूम करना सीख पाते हैं। मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है, सारा बर्डन टॉप लेवल के ऊपर नहीं पड़ता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये कैसे होती हैं? देखिए, आपको एक सबसे बड़ा चीज़ जो फ़ायदा मिलती है कि अगर आप डेलीगेट करते हैं तो आपके जूनियर्स धीरे धीरे काम सीखते हैं, और कल दिन जब आपका बिजनेस साइज बड़ा होता है तो आपके पास एक रेडी वर्कफोर्स अवेलेबल होती है जो उस वर्कलोड को संभाल सके। ठीक है, और उसके बाद है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। ये होता क्या है, आज जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के अंदर मुझे याद है मैं सारे काम खुद करता था। उसके बाद एक जूनियर रखा, फिर और एक स्टाफ रखा, फिर और एक स्टाफ रखा। तो होता कि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप डेलीगेशन करते चले जाते हैं, और वो एक हिरार्की अपने आप क्रिएट हो जाती है, एक अपने आप पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको इसके पता होने चाहिए। बेटर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से, अगर आप इसके अंदर देखें, एम्प्लॉयज़ के अंदर हम क्लियर कर देते हैं कि आपको किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मेन फंडामेंटल होता है जो प्रॉपरली उसमें फॉलो की जाती है।
और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, छोटे मोटे डिसीजंस उसे नहीं लेने होते, क्विक डिसीजन मेकिंग, छोटा मोटा डिसीजन है मिडिल लेवल लोअर लेवल अपने आप ले लेगी, टॉप लेवल तक बात नहीं आएगी, तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी, ग्रोथ भी होगी क्योंकि टॉप लेवल की एरिया पे फोकस कर पाएगा, बेटर कंट्रोल होगा जिसकी वजह से डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, जब आप उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर मतलब डिसीजन लेने की पावर आप जब अपने जूनियर्स को देते हैं तो उनको भी एहसास, मतलब वही वाला पॉइंट, एक अपनी औकात नज़र आती है कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो वैल्यू है, और वो भी एक मोटिवेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, जब आप धीरे 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 डेलीगेट करते हैं और वो एक दिन तैयार हो जाते हैं, छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग से वो देखो कोई भी बंदे को डे वन ये तो नहीं कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दोगे, पहले छोटा काम देखते हो वो सही करता है या गलत भी कर रहा है उसे सिखाते हो, फिर वो और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो होता क्या एक दिन वो इंडिविजुअल परफेक्ट तैयार हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में एक अच्छा मैनेजर का रोल प्ले करने के लिए। तो ये मैंने आपको एक बार ऊपर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। मेन ये सब चीज़ें नहीं थी इंपॉर्टेंस, मेन था आपका डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, फटाफट रिवाइज करो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटीज विद द सबऑर्डिनेट। 3 पार्ट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में राइट्स एंड पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन। जितना बोलता हूँ इतना याद है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, 95 कम से कम, उसके ऊपर 100 तक भी लाओगे अगर अच्छे से पढ़ रहे हो। वो बेटा फिर 5 नंबर तो आपको देखना पड़ता है ना, आप कितनी बार रिवीजन करते हो, वो उस पर भी बहुत मैटर करते हैं, उसके कितने क्वेश्चन इस बुक के आप सॉल्व करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। चलो सुनो अभी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। यहाँ आंसरेबिलिटी किसकी है? सबऑर्डिनेट की टुवर्ड्स द सुपीरियर। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट के काम का हवाला लेकर छिप नहीं सकता। समझ में आई बात? अल्टीमेटली सबऑर्डिनेट के काम के लिए सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है। कौन कहता है ये? मैं। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन, जब ये डेलीगेशन मल्टीपल लेवल पे होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से डेलीगेशन का एक्सटेंशन है। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है। सेंट्रलाइजेशन होता है सारा डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हाथ में है। क्या सेंट्रलाइजेशन में भी डेलीगेशन चाहिए? अरे बताया तो सही, हर जगह डेलीगेशन चाहिए। डेलीगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जब बात आती है इंपॉर्टेंस की, तो आप इंपॉर्टेंस में कुछ भी लिख सकते हो, कॉमन भी लिख सकते हो, किसी एक की भी याद करना हो दोनों में चल जाएगी, समझ में, मतलब अलग अलग याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, कर सकते हो ऐसा। मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़, एफिशिएंसी मेंटेन होती है, इफेक्टिवनेस, फ्यूचर टैलेंट डेवलप होता है, एक क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव स्पिरिट जागती है। ये सब आपने ऊपर से, कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छा होता है, बेटर कंट्रोल कर पाते हो, ये सारे आपने देखे इंपॉर्टेंस थे। तो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग। नाउ अब हम पार्ट करेंगे। हेलो गाइस, अब 2 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, अब चलिए 3rd पार्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। जरा समझना फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो ऑफिशियली डिजाइन किया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया या डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया, फिर आप कुछ भी आपने बनाया, फिर आपने डिपार्टमेंट हेड बनाए, उन्होंने अपने सब ग्रुप्स बनाए, टीम्स बनाई, तो एक पूरा जो ऑफिशियल फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो अनऑफिशियल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। अनऑफिशियल सर ये क्या है? सुनो, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है, किसी का कोई हेड है, कोई किसी का हेड है, वगैरह वगैरह। बट जब लंच टाइम होता है ये लोग आपस में मिलते होंगे, कुछ एक आपस में अट्रैक्शंस होते हैं, अट्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट की, सारे बनिया एक तरफ हो गए, सारे पंजाबी एक तरफ हो गए, या हो सकता है कुछ एक ही स्कूल के लोग हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका ग्रुप बन गया, कुछ एक रीजन के अंदर सेम रहते हैं इसलिए उनका ग्रुप बन गया, लाइकिंग्स की वजह से ग्रुप बन गया। तो एक इस तरीके के जो ग्रुप बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है वो, बट ये इस तरह के जो ग्रुप्स बन जाते हैं उसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखें तो मैं पहले आपको इनफॉर्मली दिखाऊंगा। देखिए
नीचे आपको दिख रहा होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिलीजियस, कास्ट, कल्चर, लाइकिंग। मतलब जो एक आपका, आप स्कूल जाते हो, क्या आपके स्कूल में सारे फ्रेंड्स आपकी क्लास के ही हैं, दूसरी क्लास के नहीं है? एक ग्रुप बन गया और आप देखोगे आपके ग्रुप जो भी आपका बना हुआ है कुछ तो कॉमन होगा। इट कैन बी कास्ट, इट कैन बी रिलीजन, इट कैन बी लाइकिंग्स की, सोचने का तरीका एक जैसा, कुछ भी कॉमन होता है कुछ। और वो जो एक ग्रुप आपका बन जाता है, उसे ये इस लेवल पे है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी है, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। जहां आप काम कर रहे हैं, अगर आपका एक ग्रुप है, एक वर्किंग ग्रुप आपका है, तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन रहती है कि कल दिन किसी तरह का प्लस माइनस कुछ होता है तो ये ग्रुप आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। And is not designed by the or management as it arises spontaneously, automatically. It is a complex network of social relationship among members. और आज के टाइम पे इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाह कर भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड नहीं कर सकती। आप कितनी रिजिडिटी फॉलो करोगे, इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट होने ही होने। आज के टाइम पर मैनेजर्स का ये रोल है कि वो इनफॉर्मल से ज़्यादा फायदा डालें। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मुझे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। आई वांट कि हर 15 डेज पे पीटीएम हो, हर वीकली टेस्ट हो, कुछ और कॉम्प्लेक्स करना चाहता हूँ चीज़ों को। अब वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 20 फैकल्टी मेंबर्स। तो अब मैं अगर इंस्टीट्यूट में इस तरह का प्रोसेस लाना चाहता हूँ तो माइट भी 20 के 20 टीचर्स अपोज हो जाएं कि नहीं सर ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे टीचर्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनको मैंने ऐसी शेयर की बात कि यार मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, थोड़ा आइडिया दियो। उन्होंने या तो कहेंगे बहुत अच्छा है या उसके अंदर कुछ कमियाँ बताएंगे। तो हुआ क्या, मुझे एक इनफॉर्मली फीडबैक मिल गया कि जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं अनाउंस करने की सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में, वो पॉलिसी कितनी ठीक है। पता लगे मैंने फॉर्मली अनाउंस करी, उसके बाद 20 में से 12 टीचर उसके अगेंस्ट है, तो क्या मैं उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाऊंगा? नहीं। इनफॉर्मली क्या है, आप 2-4 लोगों को बता के, जो आपके क्लोज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे एक फीडबैक क्रिएट कर लेते हो, या एक जानने की कोशिश करते हो कि अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते हो तो कौन इसके अपोज हो सकता है, तो उसको आप उस तरीके से हैंडल कर लेते हो। एक फीडबैक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छा मिलता है। समझ में आई बात? तो मैनेजर्स काम करते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में, बट दे शुड टेक द प्रॉपर यूज ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर टू गेन द मैक्सिमम नॉलेज अबाउट द सबऑर्डिनेट्स एंड द वर्किंग कंडीशंस दैट आर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो चलिए फॉर्मल पे आते हैं वापस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में पता क्या आएगा सबसे पहले, सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो 2 होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। हाँ बेटा, वो ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो के टाइप्स हैं, फंक्शनल, डिविजनल। चाहे फंक्शनल हो चाहे डिविजनल, दोनों हैं फॉर्मल। ऑफिशियली एक हिरार्की क्रिएट की जाती है ना दोनों में, विच इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक बड़ा जनरल वर्ड है, उसके 2 टाइप्स हैं। वन टाइप आपने देखी फंक्शनल डिविजनल के फॉर्म में, एक दूसरी टाइप आप देख रहे हो फॉर्मल और इनफॉर्मल के फॉर्म में। चाहे डिविजनल हो चाहे फंक्शनल हो, दोनों में आपको फॉर्मल भी मिलेगा और दोनों में आपको इनफॉर्मल भी मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और आपने पूरी केस स्टडी पढ़ी, उसमें आपको फंक्शनल डिविजनल दिख ही रहा कुछ, उसमें तो बातें ऐसी हो रही हैं कि ग्रुप बन गया है, वो आपस में चिट चैट करते रहते हैं, मैनेजर की बुराई करते रहते हैं, उसकी बातें करते रहते हैं। आप कह रहे हो यार फंक्शनल नहीं है, डिविजनल नहीं, और पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसने पूछा है फॉर्मल और इनफॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मत कहना क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, वहीं पे चिल्लाना चालू, क्वेश्चन ठीक है। समझ भाई? चलिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। इट कैन बी फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइंस, अब सारी बातें वही जो अभी सारा पढ़ के आया, पॉलिसी क्या है, रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, किसका की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ ऑफिशियली एकदम, कौन किसके ऑर्डर लेगा, किसको जवाबदेही देगा, सब। It can be understood as scalar chain, unbroken chain of command ranging from the top level of management to the lower level of management. Principle of management वाली definition चिपकाई है। अब देखिए जरा, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स आप डे टू डे बेसिस पे जो देखते हैं, जोमैटो, स्विगी, आप स्विगी पे फूड ऑर्डर करते हो, वो रेस्टोरेंट के पास जाता है, कंफर्मेशन मेल आता है,
कि उसने रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। फिर एक स्विगी का एग्जीक्यूटिव जाता है, उस ऑर्डर को पिक करता है और आपके घर पर डिलीवर करता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे आप कोई ऑर्डर करते हो, वो सेलर के पास जाता है, सेलर कंफर्म करता है, फिर फ्लिपकार्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके उस ऑर्डर को पिक करके आपको देता है। तो ये सारे क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। एडवांटेज सबसे पहले इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज ऑर्डर डिले हुआ आपका, आपने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, 3 दिन के एक्सपेक्टेड था, 5 दिन हुआ, आपने मेल डाला, भाई क्या दिक्कत है, ऑर्डर क्यों नहीं आया, तो पता लग सकता है। सपोज डिलीवरी मैन जा रहा था और वहाँ पे सेल्स में जो सेलर है वो ही पैक करके नहीं दे रहा था। तो जब आपने सारी चीज़ें ऑफिशियली कनेक्ट की होती हैं तो it is very easy to trace the person who is responsible for creating the difficulties in the entire process। पूरे प्रोसेस में डिफिकल्टी क्रिएट करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स किस तरीके से, हर इंडिविजुअल की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्लियरली डिफाइन होती है और वो इस तरीके से की जाती है कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो, ठीक है। वो अगला पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा। और यूनिटी ऑफ कमांड अगर फॉलो हो रही है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी साथ साथ फॉलो हो रही है तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी आपके बचेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड कॉमन है। गोल ओरिएंटेड मेन मकसद ही होता है गोल्स को अचीव करना एंड प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। अगर आप फॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम कर रहे हो, जो भी आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उनको प्रॉपर डिस्चार्ज कर रहे हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहेगी, आपको कभी भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, सबसे बड़ा फायदा। डिसएडवांटेजेस, डिले इन वर्क किस तरीके से, हर चीज़ एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड से होता है। कई बार कुछ इमरजेंसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो भी पूरे एक चेन से, इसकी परमिशन, उसकी परमिशन, उसकी परमिशन, तो इस वजह से काम में डिले होना अंडर कॉमन है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, एग्जांपल के तौर पे फॉर्मल स्ट्रक्चर सारा काम करता है टारगेट्स पे। जब आप कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर जाएंगे ना तो आप इस चीज़ को एहसास करेंगे। A to Z टारगेट, आपको 40 दिन का एक टाइम दे दिया, एक टारगेट दे दिया, ये अचीव करना है। 40 दिन घर जाके बैठो या पूरे दिन पूरी रात काम करो, उन्हें मतलब नहीं। आफ्टर 40 डेज योर टारगेट विल बी एनालाइज कि जो टारगेट दिया था उसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। और वो सच्ची बनूँ, वो टारगेट इतने होते हैं कि दिन में आपको 12 से 15 घंटे, 18 घंटे तक काम करना पड़ता है। कोई ह्यूमन रिलेशनशिप वहाँ अंडरस्टैंड नहीं, घर में कितना ही अर्जेंट काम हो, कुछ हो, नथिंग मैटर्स एट ऑल। इफ 40 दिन के एंड में आपका टारगेट अचीव है, आप आगे अप्रेजल के लिए जाओगे, आप आगे कंटिन्यू करोगे, नहीं करोगे, सब टारगेट बेस्ड, और वो इतने आसान नहीं होते। आप इन चीज़ों का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस यू आर अनेबल टू अचीव, एंड इफ इट इज ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस देन कीप द पर्सनल रीजंस विद योरसेल्फ एंड वी आर गिविंग अ लॉट्स ऑफ टाइम टू एंजॉय योर पर्सनल रीजंस। मतलब वो आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकालने वाले हैं, सीधी सी बात, समझ में आया। रिजिडिटी क्या है, देखो मैंने क्या बोला, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप। कोई ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं है, टारगेट दिया वो अचीव होना चाहिए। आपके कुछ पर्सनल रीजंस रहे हो, कुछ भी बातें रही हो, घर में मैरिज रही, कुछ भी XYZ रीजन रहा, कुछ नहीं समझेंगे। और इसीलिए इसको बोला जाता है रिजिडिटी, कि टाइम फ्रेमवर्क के अंदर काम होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। फॉर्मल स्ट्रक्चर एम्स टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट विद इन द टाइम फ्रेम, देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम द ले डाउन पॉलिसीज एंड लीड्स टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जैसा हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली इट अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑफ कास्ट, रिलीजन, लाइकिंग्स, ठीक है, एंड सो मैनी फैक्टर्स। अब इसकी अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज है नो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा एडवांटेज। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई क्विकली स्प्रेड करनी है तो इनफॉर्मल का आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कई बार क्या होता है, सपोज ऑल ऑफ सडन कोई अचानक काम आ गया, क्लास कैंसिल करनी है, तो फॉर्मली अगर मैं एक एक बच्चे को कॉल करवाऊँगा या मैसेज करूँगा तो क्लास कैंसिल करने में 1 घंटा लग जाएगा। बट क्या किया, 4 बच्चे जिनसे ऑलमोस्ट पूरी क्लास लिंक में, उनको इन्फॉर्म कर दिया और बोला प्लीज़ बेटा अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना, वो व्हाट्सएप करें, कॉल करें, जो जिसको मिला इन्फॉर्म कर दिया, तो जो काम मेरा 1 घंटे का था वो 5-7 मिनट में निपट जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इनफॉर्मल नेटवर्क का, कि अगर एक इनफॉर्मल नेटवर्क क्रिएटेड है और मैंने देखा 100 बच्चे हैं मेरी क्लास में, ये 4 बच्चे हैं जो 25-25 इन बच्चों के कॉन्टेक्ट में हैं, उन चारों को इन्फॉर्म किया, वो आगे इन्फॉर्म करेंगे, वो आगे 5-7 मिनट में काम खत्म। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज द नो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ आपका एक इन्फॉर्मल ग्रुप है, आपकी एक जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगी। दुख दर्द बांटने के लिए कोई आपके साथ होगा नहीं, आया ना। उसके बाद भाई देखो एक और अच्छे से बताता हूँ, आप काम करने जाओगे, बॉस से सुननी तो है ही,
अब वो बॉस की सुनी हुई फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई साथ में होना चाहिए। ये होती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो इनफॉर्मल ग्रुप से आपको मिलती है। गोल ओरिएंटेड इनफॉर्मल, देखिए एक छोटी सी चीज़ जो मैंने यहाँ पर भी लिखी है, गोल ओरिएंटेड क्या है समझना ज़रा। सपोज आपने कोई नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर भी, इंस्टीड के आप सीधे उसे इम्प्लीमेंट करो, आप क्या कर सकते हो, इनफॉर्मली 2-4 लोगों से उसका फीडबैक जनरेट करवा सकते हो। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से इनफॉर्मल जो है वो आपके गोल ओरिएंटेशन का काम करता है। यही मैंने इसमें भी लिखा हुआ है। डिसएडवांटेज, जब सबसे बड़ा डिसरप्टिव फोर्स क्या है, कई बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मल ग्रुप र्यूमर्स फैलाना शुरू कर देता है। बॉस के बारे में कोई र्यूमर फैला दिया, या सपोज किसी कंपनी के अंदर एक र्यूमर फैल गया कि 300 एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के मन में आया, उसने बोलना शुरू किया 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे। उसने 4 को बोला, उसने बोला यार मुझे सुनने में आया 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा हूँ। दिन में 4 को बोला, 4 आगे को बोलेंगे, वो उसको आगे बोलेंगे, वो उसको आगे बोलेंगे। बात मैनेजर तक पहुंची, सर 400 एम्प्लॉयज़ निकलने वाले हैं, 300 एम्प्लॉयज़ निकलने वाले। मैनेजर कह रहा है मैंने कब बोला, मैं सुनने में आया कि मेरे को तो आया नहीं है। ये बहुत होता है। कई बार क्या होता है, कुछ शैतानी एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ खामखा के अफवाहें उड़ाते हैं, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनफॉर्मल ग्रुप कई बार आपकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अभी स्टेट बैंक के बहुत सारे बैंक आपने सुना होगा, बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सबको कोलैबोरेट करना है एसबीआई के अंदर, और इससे ऐसा कहा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, कि इन सारे बैंक्स का भी फ़ायदा होगा। बट ये जितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब इन छोटे छोटे बैंक्स के सब इसको अपोज कर रहे हैं, सब स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। इनफॉर्मली उसे एमलगमेट ही नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे? क्योंकि बड़े बैंक में अगर ये क्या बोलते हैं मर्ज हो गया, तो उन लोगों के पास जो इन छोटे छोटे बैंकों में काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वर्कलोड बढ़ेगा, जो कि उन्हें ऑब्वियसली सही नहीं लगेगा। एक कम वर्कलोड और सेम सैलरी, और उसी सैलरी में फिर आप ज़्यादा वर्कलोड डाल दोगे क्योंकि आपका बड़े लोगों से कोलैबोरेट हो गया, तो कहाँ से सही लगेगा। तो इस तरह के जब एलिमेंट आते हैं, तो कि जब आप कोलैबोरेट होना चाह रहे हो बट वहाँ पर जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कोलैबोरेशन नहीं होने दे रहे हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रोथ भी क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है। ग्रुप एक्सपेक्टेशंस आर सुप्रीम, सबसे बड़ा जो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है मेरे साथ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, उस प्रिंसिपल की धज्जियाँ इनफॉर्मल ग्रुप उड़ाता है। अगर सपोज 100 एम्प्लॉय काम करते हैं और सारे इकट्ठे बैठ गए कि हमें 25% इंक्रीमेंट चाहिए, कर लो, क्या करोगे, सबको निकालोगे? नहीं कर सकते, बढ़ानी पड़ेगी, प्यार से हाथ पांव जोड़ के जहाँ मान जाए। तो उस प्रिंसिपल की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उड़ाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप एक्सपेक्टेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। प्लीज़ इसको जरूर पढ़िए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजफुलनेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो सीधी सी बात, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, आप दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर्मल के थ्रू आपको काम करना है, इनफॉर्मल को आपको यूज़ करना है। मैनेजर उसको अपोज ना करें, रादर देन वहाँ से फीडबैक निकालें, इनपुट्स निकालें, जिससे इनपुट से जो भी जैसे मैंने आपको बताया, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, सीधे इंप्लीमेंट करने की जगह इनफॉर्मली फीडबैक लिया, तो वहाँ से आप इनपुट्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल ग्रुप का पॉजिटिव वे में यूज़ करें, और उससे कैसे हम अपने ग्रोथ फैक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैनेजर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। देखो मैंने लिखा भी है, इंस्टीड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग मैनेजर शुड टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच इनफॉर्मल ग्रुप इज रिकॉग्नाइज्ड मतलब कौन कौन से ग्रुप्स हैं, एंड द रोल्स ऑफ देयर मेंबर्स प्ले आर आइडेंटिफाइड, और उनमें कौन हेड है। मतलब आपने देखा 100 एम्प्लॉय हैं, 5 ग्रुप बने हुए हैं आपके मेन, एक मोटा मोटा, ठीक है। आप क्लास देख लो ना, अपनी क्लास के अंदर 40 बच्चे, आपने देख लो 4-5 ग्रुप होंगे, 4-5 ग्रुप में एक एक लीडर होंगे जो कहते हैं, तो वो आप सब दोस्त वही करना शुरू कर देते हो। टीचर ने क्या किया, उन 5 कोई चीज़ करवानी है, पूरी क्लास को समझाने से पहले उन 5 बच्चों को बुलाया, उनको प्यार से अपने बस में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, समझा दिया, वो 5 मान गए, पूरी क्लास मान गई। क्योंकि जब टीचर ऑफिशियली अनाउंस करेगी, बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, और बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे तो ग्रुप लीडर्स ने जो बोलना है वो सबने फॉलो करना है। तो इस तरीके से बहुत एडवांटेज उठाया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सारी की सारी वही चीज़ें, कुछ भी इसमें नया नहीं है।
आप इसे एक बार अपने लेवल पर भी देख सकते हैं। एक बार इसे फर्स्ट रीड करके छोड़ दीजिए। देखिए वही सब कुछ है। चेन ऑफ कमांड होती है, ऑर्गेनाइज पहले डेफिनेशन, फिर आप देखें ड्यू टू चेन ऑफ कमांड, ड्यू टू इंट्रैक्शन, गोल्स पे, ग्रुप एक्सपेक्टेशन पे, रिजिड, फ्लेक्सिबल, जॉब स्टेबिलिटी, यहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्केलर चेन, यहाँ पर फ्री फ्लो, जो मर्जी जिससे मर्जी बात करे, कोई यहाँ पर सीनियर जूनियर नहीं है, ये मैनेजरियल पोजीशन की वजह से। और एक यहाँ पर जिस इंडिविजुअल में जितनी क्वालिटी है वो एक मैग्नेट का काम करता है, और लोग उतना बड़ा वो अपना सर्कल क्रिएट, आप देखोगे कभी कुछ लोग होते हैं उनका सर्कल बहुत बड़ा होता है, उनके अंदर वैसी क्वालिटी होती है। कुछ लोग होते हैं उनका सर्कल ही नहीं होता, क्योंकि उस तरह की वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैरी नहीं करते। तो इनफॉर्मल ग्रुप कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटी पे, ठीक है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, दिस गेट्स ओवर। कीप शेयरिंग विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट इट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी फिजिकल। डिफाइनिंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, कि क्या जॉब्स है और किसको किसके ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है, लाइक दैट। एंड अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑर्गेनाइजिंग में जब भी हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो तीन बातें ध्यान रखनी है। इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस रिसोर्सेज, डिफाइनिंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। देयर आफ्टर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में टोटल टास्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान। देखिए identification and division of work, identify and divide the work in accordance with predetermined plans. Thereafter departmentization, जो भी similar works हैं उनको group together कर दिया जाता है और उसके basis पे departments बना दिए जाते हैं। like सारी purchases purchase department में, production से related production department में। Similar activities are grouped into one department known as departmentalization. एक word भी आपसे पूछा जा सकता है, what do you mean by departmentalization? word mark के अंदर। Thereafter assignment of duty, हर department के ऊपर जो है एक head appoint किया जाता है जो उस activity के अंदर perfect हो। Appointment of department and heads like production manager, marketing managers, etc. And thereafter establishing reporting relationship. हर individual जो organization के अंदर काम कर रहा है उसे ये बताया जाता है आपको किसके तरफ accountability आपकी है और आप किन चीजों के लिए अकाउंटेबल है। Every individual should know to whom he has to give order and to whom he is accountable. प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फंक्शन के, चाहे वो प्लानिंग के हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग के हो, चाहे हम स्टाफिंग के पढ़ेंगे, चाहे कंट्रोलिंग के। इसे बहुत अच्छे से करिएगा। जनरली एग्जाम में 4 में से 3 प्रोसेसेस पूछ लिए जाते हैं। So this was the process of organizing, identification and division of work, departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationship. उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर सारे के सारे मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। फ्रेमवर्क within which managerial and operational tasks are performed। ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली कि एक सुपीरियर के अंडर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन इफेक्टिवली वर्क अंडर वन सुपीरियर। इस बेसिकली ध्यान से देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड करता है। देखिए जितनी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना बड़ा होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना बड़ा होगा इन द सेंस कि अगर एक सुपीरियर के अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उतना ही स्ट्रक्चर आपका छोटा निकल के आएगा। तो गिव शेप टू, ये ठीक कर लीजिए, गिव शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये शेप देता है किसको? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ठीक है। देयर आफ्टर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और डिविजनल स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड, क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो F फॉर फंक्शनल, D फॉर डिविजनल। कॉमन पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, आप यही याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे आप फंक्शनल एक्सपर्ट बनते हैं, यहाँ आप डिविजनल एक्सपर्ट बनते हैं। मतलब
स्पेशलाइजेशन इज कॉमन फॉर बोथ फंक्शनल स्ट्रक्चर एज वेल एज डिविजनल, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब लिखनी है तो यहाँ पे बात करनी है कि आप फंक्शनल एक्सपर्ट बन पाते हैं और यहाँ डिविजनल एक्सपर्ट। यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि वन सुपीरियर दैट इज फंक्शनल हेड टू टेक ऑल द डिसीजंस, ठीक है, और यहाँ पे वन सुपीरियर दैट इज द डिविजनल हेड टू टेक ऑल द डिसीजंस। उसके बाद एफिशिएंसी कैसे मेंटेन होती है, बिकॉज इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिवनेस, एक ही अथॉरिटी होती है, एक ही हेड होता है टू टेक ऑल द डिसीजंस, तो इसलिए जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट हो पाते हैं। वन अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, द डिसीजन मेकिंग इज फास्ट। और कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन हो पाता है, नेचर ऑफ जॉब एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। प्रोडक्शन मैनेजर में आप उसको अपॉइंट करेंगे जिसके नेगोशिएशन स्किल अच्छे हैं। मार्केटिंग मैनेजर में आप उसको अपॉइंट करेंगे जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। और डिविजनल में कैसे, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट अंडर वन हेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके लिए एक ही डिविजनल हेड है जो सारी एक्टिविटीज देख रहा है। तो ये 5 कॉमन एडवांटेजेस आप याद कर लीजिए और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको मोल्ड करनी है, अलग अलग पॉइंट्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की फंक्शनल स्ट्रक्चर के। तो COD, कैश ऑन डिलीवरी, आप इसके लिए याद रखिए C स्टैंड्स फॉर। सबसे पहला चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या देखिए होता क्या है, फंक्शनल एक्सपर्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल नहीं देख पाते, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए कंसर्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, नॉट एबल टू सी ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो जाता है तो शायद एक फंक्शनल एक्सपर्ट जो है चीजों को हैंडल ना कर पाए, एंड दैट लीड्स टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ कोऑर्डिनेशन जो था वो था बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन, लेकिन यहाँ जब मैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब डिपार्टमेंट बहुत बड़े बन जाएंगे, नैरो आउटलुक, वो फर्स्ट सिर्फ अपनी फंक्शन आउटलाइन जो है फंक्शनल एक्टिविटी है उस पर फोकस होता है, फोकस ऑन बिल्डिंग फंक्शनल एम्पायर। इस वजह से आउटलुक जो है वो एज ए होल ना होकर सिर्फ अपने फंक्शन पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेस चांस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ आपको एक ही फंक्शन जो है बार बार परफॉर्म करना है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, सिर्फ आप एक एक्टिविटी के ही एक्सपर्ट बन के रह जाते हैं। सो नॉट एबल टू गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर COD। इसके बाद हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस की। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बनाया है दीवान। व्हाट इज दिस दीवान? D स्टैंड्स फॉर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हर डिपार्टमेंट जो है उसके अपने रिसोर्सेज होते हैं, लाइक सैमसंग है वो मोबाइल भी बना रहे हैं, टीवी भी बना रहे हैं, AC भी बना रहे हैं, तो हर किसी का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जिससे कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। एवरी डिवीजन हैज इट्स ओन रिसोर्सेज। इग्नोर ऑफ कॉमन गोल्स, वो सिर्फ अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहते हैं, कॉमन गोल्स को वो इग्नोर करके चलते हैं। ग्रोथ ऑफ ओन डिवीजन ओनली। उसके बाद है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हर डिपार्टमेंट जो है, चाहे सैमसंग का मैं एग्जांपल दूं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके सब डिविजन्स क्रिएट होते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर, वो रिसोर्सेज की शेयरिंग को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने सब डिपार्टमेंट्स बनते हैं फंक्शनल के तौर पे। सो इन्वॉल्व एडिशनल एक्सपेंसेस, मैक्सिमाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और नेक्स्ट इज नैरो आउटलुक, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवीजन को प्रायोरिटी देते हैं, फोकस ऑन ओन डिवीजन ओनली। तो देखिए आप सिर्फ ये पॉइंट्स के साथ मिनिमम इतनी एक्सप्लेनेशन भी याद रख लेंगे ना, तो उसके बाद थोड़ा सा भी आगे पीछे स्टार्टिंग में ये लिखिए, ठीक है। उसके बाद एक आधा लाइन आप बना के भी लिख देंगे तो आपकी बात बहुत अच्छी बन जाएगी। पॉइंट्स आपको ये याद रखने जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये NCERT के ही पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दूं। और एक्सप्लेनेशन के अंदर ये कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हैं ये आपको जरूर लिख के आना है, और हो सके तो अंडरलाइन करिए इसको, आगे पीछे आप ग्रामर जोड़ के या कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ये पॉइंट जो है वो मिनिमम आपकी एक्सप्लेनेशन में होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। इसके अंदर क्या होता है, मैनेजर अपनी कुछ अथॉरिटीज जो है अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। के 3 एलिमेंट्स होते हैं, वन इज द अथॉरिटी, सेकंड इज द रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड इज द अकाउंटेबिलिटी। देखिए अथॉरिटी जो है उसका मतलब क्या होता है, पावर, ये आप ऑलरेडी मेरे साथ सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। फ्लो डाउनवर्ड्स, आप अपनी अथॉरिटी नीचे शेयर करते हैं। रिस्पांसिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, इट फ्लो अपवर्ड्स। एंड अकाउंटेबिलिटी इज बेसिकली द आंसरेबिलिटी, ये नहीं है कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट को काम दिया और वो काम करके चुपचाप बैठ गया, ही शुड कम एंड आंसर मी कि सर मैं आपने जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी, द आंसरेबिलिटी। इट आल्सो फ्लो अपवर्ड्स, ठीक है।
देयर आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर कर रहे हैं। अल्टीमेटली द मैनेजर्स विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क परफॉर्म बाय द सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। वो कल दिन इस चीज का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मैंने ये काम नहीं किया, ये काम तो मेरे सबॉर्डिनेट ने किया था तो मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ। Authority can be delegated but responsibility cannot be delegated by manager, बहुत ही important point। उसके बाद importance of delegation of authority, या देखिए कॉमन पॉइंट्स ही आप इसके अंदर लिखेंगे, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये कॉमन पॉइंट्स है, वही आप लिख दीजिए, कोई अलग से स्पेशल पॉइंट आपको इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं। और बहुत रेयर कभी ये टॉपिक पूछा भी जाता है, और पूछा भी जाए तो आप यही लिख दीजिए कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, ये आप लिख के अपना अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी हम सेकंड चैप्टर में भी बात करते हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मल्टीपल लेवल पे कर देते हैं तो इट लीड्स टू द डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर अथॉरिटी भी ट्रांसफर होती है एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर होती है। सो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट मल्टीपल लेवल इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ये मिनिमम पॉइंट्स हैं जो आपको लिख के ही आने। अगर आप ये नहीं लिख के आएंगे, ये चीजें हाईलाइट नहीं करके आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप लिखिए कुछ भी, लेकिन ये कीवर्ड्स उसमें होनी चाहिए और इनको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि इसी को देख के जो टीचर है आपको मार्क्स अलॉट करने वाले हैं। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आंसर आप कुछ भी लिखें, लेकिन उसमें 3 मेन पॉइंट्स आपको जरूर लिखने, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी फॉर एवरी, आगे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट, आगे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है। इस पे कमेंट करिए। तो ये बात एकदम ठीक है, डेलीगेशन आपको हर छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आप एक बियॉन्ड द लेवल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो डेलीगेशन इज अ एसेंशियल मीन्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप समझिए, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट नॉट एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि आप अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इट मूव्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये मेन पॉइंट्स उसमें जरूर लिखने हैं, बाकी आंसर मैंने आपको प्रॉपर अपनी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए आप कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के, लेकिन आपको अगर अलग से करने हैं तो रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट मिलता है, वो अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, हर डिसीजन के लिए टॉप लेवल पे नहीं जाना पड़ता, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ज्यादा बेटर वे में हो पाती है। जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है उनके अंदर भी एक मैनेजरियल टैलेंट जो छुपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम एनालाइज कर पाते हैं कि वो कितने अच्छे से जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। और डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलता है और वो आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 टॉपिक है, वन इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट डिजाइन करती है टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। अब अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो आपको ये ड्रग्स याद रखना है। डी का मतलब क्या है? अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। क्यों? क्योंकि हर किसी का जो रोल है वो क्लियरली डिफाइंड होता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है वो नहीं हो पाते। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों? अकाउंटेबिलिटी जो है क्लियरली डिफाइन होती है, इस वजह से। यूनिटी ऑफ कमांड, क्यों? क्योंकि अवॉइड्स डुअल सबऑर्डिनेशन, इसके अंदर ये बात ध्यान रखी जाती है कि किसी भी तरीके से डुअल सबऑर्डिनेशन ना हो। गोल ओरिएंटेड, क्यों? टारगेट्स आर सेट इन एडवांस एंड टास्क आर अलॉटेड अकॉर्डिंगली। जब भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर हर ग्रुप के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है कि आपको ये टास्क इतने टाइम तक कंप्लीट करना है। और देयर आफ्टर दैट इज द स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए अगर आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपकी जो स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में वो शेकन अप नहीं होती। सो दीज आर द एडवांटेजेस जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में
निमोनिक्स की फॉर्म में ड्रग्स करके याद कर सकते हैं। देयर आफ्टर हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल, दैट इज डर। द फर्स्ट इज डिले इन वर्क, क्योंकि हर चीज एक प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ अथॉरिटी से करनी पड़ती है, आपको सबके अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो समवट इट लीड्स टू डिले इन वर्क, ऑल डिसीजंस बाय प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ अथॉरिटी। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टारगेट्स को ऑन टाइम अचीव करने पे फोकस किया जाता है, इस वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो सेकंड प्रायोरिटी होते हैं। सिर्फ यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आप अपने टारगेट टाइमली अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे। एंड रिजिडिटी, किसी भी तरीके की कोई भी जो डेविएशन है वो अलाउ नहीं की जाती फ्रॉम द ले डाउन पॉलिसीज। देयर आफ्टर हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करती, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप स्कूल में जाते हैं, आपके दोस्तों का सर्कल है, वो भी क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप आपका बन जाता है। ऐसे ही ऑफिसेस के अंदर जहां पर 100-200 लोग काम कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे सर्कल्स जो बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला, कोई नो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, जिससे कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है बहुत फ्री फ्लो में आगे जाता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका एक सर्कल बन जाता है, तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एक जॉब सेटिस्फेक्शन नाम की चीज मिलती है। याद रखिएगा, इनफॉर्मल जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि फॉर्मल जो है दैट प्रोवाइड्स द जॉब सिक्योरिटी। ये जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जॉब सिक्योरिटी। समझ में आई बात? इसके बाद गोल ओरिएंटेड होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए, इनफॉर्मल ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना है, रादर देन जो इनएडिक्वेसीज रह गई आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर में, उसे आप इनफॉर्मल के थ्रू जो है कंपनसेट कर सकते हैं। देयर आफ्टर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जब ये रूमर्स फैलाती है तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स का काम करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है ग्रोथ। क्यों? कई बार होता क्या है, जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो नए चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ग्रुप एक्सपेक्टेशंस आर सुप्रीम, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है ग्रुप एक्सपेक्टेशंस को रखा जाता है रादर देन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, मैनेजर शुड टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन उसमें आपको जरूर लिख के आनी है, यूजफुलनेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजर्स। तो ये आपका पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजिंग का हमने फटाफट क्विक रिवीजन किया। उम्मीद करता हूँ आपने सारी बातें नोट डाउन करी होंगी, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आप इन चीजों को नोट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज ये मिनिमम कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए, और जब भी आप मेरे से ये पूछते हैं कि सर क्या अंडरलाइन करके आना है, तो ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, जब भी आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो ये जितने भी कीवर्ड्स इसमें मैंने आपको बताए उसे आप अंडरलाइन जरूर करके आए। थैंक यू सो मच।